खबरदार जो सारा सामान बेचे बिना घर लौटेगा। याद रखना, आज खाना सिर्फ तभी मिलेगा जब पूरी दिहाड़ी लाओगे। 10 साल का अरिजीत, जो एक टांग से विकलांग था, सौतेली माँ की ये बात सुनकर सहम सा गया। वो सिग्नल पर फूलों के गजरे बेचा करता था। सुबह से शाम तक होने पर भी फूल मुरझा चुके थे। ये देखकर वो रोने लगा। तभी सिग्नल पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और आने वाले ने जो बात कही वो सुनकर अरिजीत डर से कांप उठा, क्योंकि मैं खामोशी से बरामदे में बैठा हुआ अपने छोटे भाई से खेल रहा था। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर गुजरी ही थी कि जब अचानक घर का दरवाज़ा खुला और मेरी सौतेली माँ अंदर दाखिल हो गई। उन्हें देखते ही मैंने उनके बेटे से हाथ हटा लिया, जबकि वो मेरे पास आते हुए बोली कि कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरे बच्चे को अपने पास नहीं बैठाया करो। तुम विकलांग हो, तुम्हारी वजह से ये बीमारी उसको भी लग सकती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मैं सर झुका चुका था। मैं उन्हें कैसे बताता कि उनका बेटा गिर गया था। मैं तो उसे ही संभाल रहा था, जबकि वो अपने हाथ में पकड़ा थैला मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, इसमें फूलों के गजरे हैं, मैं बाजार से कम पैसों में लाई हूँ। तुम एक गजरा 50 का बेचोगे और जोड़ी 100 रुपए की। समझ रहे हो ना? उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, सिग्नल पर बहुत भीड़ होती है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा। आप अच्छी तरह मेरी तकलीफ जानती हैं। मैं एक छोटी दुकान लगा लूंगा, काफ़ी औरतें खरीद लेंगी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, दुकान पर अच्छे पैसों में माल नहीं बिकता। तुम गाड़ियों के पास रुककर ये माल बेचोगे, तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे और हो सकता है तुम्हारी हालत पर तरस खाकर बड़ी गाड़ियों वाले पैसे ज़्यादा दे दें। समझ रहे हो ना? उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। बीच में गाड़ियाँ चल जाती हैं, लोग मारते भी हैं और मेरे अलावा भी काफ़ी लोग वहाँ ये काम करते हैं। मैं दरवाजे के पास बैठकर आलू पापड़ बेच लेता हूँ। जबकि वो मेरा कान मरोड़ते हुए बोली कि मेरे सामने ये बेकार की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम तुम्हारी जिम्मेदारी में मैंने लगाया है वो करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो इस घर में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रहने नहीं दूंगी। कौन सा तुम्हारे पापा यहाँ है जो मुझसे सवाल करेंगे, और वैसे भी वो तुम्हारे बारे में पूछते तक नहीं है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहते ही उन्होंने मुझे मेरे कमरे की तरफ धकेल दिया। मैं घिसटते हुए अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत रोना आ रहा था। पापा बाहर काम पर गए हुए थे। हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे पता था ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। काफ़ी देर तक मैं रोता रहा, ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा कि किसी तरह मेरे पापा को घर वापस भेज दें। पर ये सिर्फ मेरी खाली सोच थी। पापा का वापस आना किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं था। वो पूरे 3 साल के लिए गए हुए थे। काफ़ी देर तक मैं कमरे में बैठकर रोता रहा और फिर हर पल ने मुझे एक नई जंग के लिए तैयार कर लिया था। उससे पहले मैं सबको बड़े अनार के दाने बेचता था और अब एक नया काम मेरे सर पर डाल दिया गया। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजर रही थी। जैसे ही चारों तरफ रोशनी फैली, मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी जान हलक में अटक गई। सड़कों पर इस तरह गजरे बेचना आसान नहीं था। गाड़ियों के शीशे खटखटाना, उनके आगे गजरे पकड़ाना, उनसे भीख मांगना बहुत मुश्किल था। मैंने गहरी सांस ली और रोते हुए बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं दुकान लगा लूंगा। आपको अगर पैसे कमाने ही हैं, मुझे कोई बेहतर नौकरी करा दो। मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा पाँव दर्द करता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये कहकर मैं रोने लगा। तभी वो गुस्से से दरवाज़ा पटकते हुए बोली कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो ऊपर वाले की कसम अंदर आकर मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। तुम क्या समझते हो खुद को? मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस घर में रहना है तो पैसे कमाने ही होंगे। मेरा पति पैसे कमाकर भेजता है, कोई बेकार के पैसे नहीं है जिन पर तुम बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे। तुम जैसे और भी बहुत से बच्चे गजरे बेच रहे होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि मैं एक बार फिर रोते हुए बोला, उन बच्चों के पास हाथ सलामत होते हैं, उनके पैर सलामत होते हैं। मेरा एक पाँव काम नहीं करता। मैं कैसे सड़कों के बीच जाऊंगा? अनार के दाने भी बेचना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था। ये तो गजरे हैं, हर खिड़की के पास जाना होगा। अभी मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। यकीनन उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। वो अंदर आती हुई बोली, तुम क्या समझते थे ये तमाशा तुम अंदर बैठे करते रहोगे
और मैं कुछ नहीं करूँगी। जल्दी से खड़े हो और बाहर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए थाल सजाया है, उसको लेकर सिग्नल पर चले जाओ। मेरे साथ तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी औलाद नहीं हो जो तुम्हारी बातों पर तरस खाकर मैं तुम्हें आराम करने की इजाज़त दूंगी। सबको काम करना होता है, तुम भी काम करोगे, नहीं तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। जबकि मैं रोते हुए बोला, पापा मेरे लिए आपको अलग से पैसे देते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे किसी भी तरह के पछतावे में नहीं रहना। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऊपर वाले से डरिए, आपकी भी औलाद है। अगर कल को आदित्य के साथ भी मैं अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही उन्होंने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया, जिसकी तपिश से मैं उसी पल जमीन पर गिर गया था। वो मुझे एक जोरदार लात मारने लगी और बोली, खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम तुमने अपनी जुबान से भी लिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर जोर से खड़ा किया और मुझे देखते हुए बोली, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो, अगर आज थाल खाली होकर नहीं आया तो कसम से पूरी रात तुम्हें बाहर सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दूंगी, घर का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। बाहर चलो। ये कहते ही वो मुझे बाहर घसीट कर ले आई थी। बरामदे की चरपाई पर पूरा गजरे से सजा हुआ थाल रखा था। वो मुझे उसकी तरफ धकेलते हुए बोली, उठाओ इसको और दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो मुझे तुम्हारी तरफ से शिकायत भी मिले। जबकि मैंने रोते हुए एक बेबस निगाह उनके वजूद पर डाली और फिर सर झुकाकर वो थाल उठा लिया। थाल ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन एक पाँव के सहारे में इतना वजन भी ठीक से नहीं उठा पाता था। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। आंखों में आंसू ही आंसू थे। दिल खून के आंसू रो रहा था। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, मैं शहजादों की तरह जिंदगी गुजारता था। बिस्तर पर ही मुझे खाना पीना मिलता था, पढ़ाई के लिए किताबें मिलती थी, टीवी देखने के लिए रिमोट मिलता था। पर अब सब कुछ बदल गया। मम्मी की डेथ के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर वो अपनी जिंदगी में मगन हो गए। कौन अरिजीत? उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं रहा था। और फिर ऊपर वाले ने उन्हें एक सेहतमंद औलाद की खुशी भी दे दी, जिसके दम पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से बेगाना कर दिया। लेकिन मुझे इस बात से भी कोई शिकायत नहीं थी। मुझे वक्त पर खाना मिल जाता था, रहने के लिए जगह मिल रही थी, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं बस अपने कमरे में ही कैद रहता। ये भी एक पूरी जिंदगी थी। लेकिन जब पापा बाहर दूसरे शहर काम करने के लिए चले गए, तब से मेरी जिंदगी दुश्वार हो गई थी। उस औरत ने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि मेरी सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि बाप भी मर गया है। मैं विकलांग नहीं बल्कि मुर्दा हूँ। मुझे इतनी तकलीफ दी जाती थी जिसकी कोई हद नहीं। पापा ने जाने से पहले मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम परेशान नहीं होना और ना ही किसी पछतावे में रहना, तुम्हारे लिए पैसे मैं अलग से भिजवा दूंगा, तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम्हें वक्त पर खाना भी मिलेगा। अगर हो सका तो तुम्हारे लिए एक नर्स रखवा दूंगा जो वक्त पर तुम्हें खाना वगैरह दिया करेगी। लेकिन हाँ, बस तुम अपनी माँ से बदतमीजी नहीं करना। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बस दिल में थोड़ा सुकून हो गया कि पापा के बाद भी मेरी जिंदगी मुश्किल नहीं होगी। पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल थे। पापा को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उन्होंने जो सलूक मेरे साथ किया था, उसे याद करके आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। घर आते ही उन्होंने गर्म पानी मेरे उस पाँव पर उंडेल दिया था जो विकलांग था। मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाया कि बाहर के लोग भी हमारे घर में आ गए। वो औरत बिल्कुल बेखौफ थी। उसका कहना था कि मैं अपने कमरे में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी और ये नहाने के लिए खुद पानी लेकर जा रहा था। हालांकि मैंने तो इसको मना भी किया था, और अब नतीजा देखो। वो झूठी सफाई रख रही थी, लेकिन मैं सिर्फ तड़प कर रो रहा था और किसी को बता भी नहीं पाया था कि मेरे साथ कितना बड़ा जुर्म हुआ है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो औरत मुझे नफरत भरी निगाहों से देखती थी। वो मुझे अजनबी समझती थी, जैसे मैं उस पर बोझ बनकर सर पर सवार कर दिया गया हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैं कभी उनका कोई काम भी नहीं बिगाड़ता था, यहाँ तक कि उनसे खाना भी नहीं मांगता। उनका बनाया हुआ खाना ज़रूर खा लेता था, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। ये सोचते सोचते मैं कब सिग्नल पर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ियों के हॉर्न और शोर ने मुझे एक लम्हे के लिए रोक दिया था। मैं सिर्फ 10 साल का था। मम्मी और पापा की ज़िंदगी में कभी मैंने अकेले इस तरह सड़कों पर आने की सोची भी नहीं थी, और आज मैं सामान लेकर बेचने को खड़ा था। अक्सर जब मैं पापा और मम्मी के साथ बाहर जाता था, मैं गरीब बच्चों को देखकर तरस खाता था
कि उनकी भी कोई जिंदगी नहीं है। हालांकि मैं बहुत छोटा था, पर दिल में ऐसे बच्चों को देखकर मुझे दर्द उठता था। पर मुझे नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मेरी जिंदगी उन बच्चों जैसी हो जाएगी। काफी देर तक मैं कोने में खड़ा रहा और सारे मंजर को अपनी आंखों में समेटता रहा। फिर फुटपाथ पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि काम की शुरुआत कहाँ से करूं। कुछ देर बाद जैसे ही सिग्नल रुका, मैं ट्रैफिक के बीच में आ गया और सब खिड़कियों पर जाकर गजरे देने लगा। कुछ लोग हंसकर टाल देते थे, तो कुछ ने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत किया। मैं बिना एक भी गजरा बेचे वापस बैठ गया, क्योंकि सिग्नल खुल चुका था। मैं कुछ ही देर बैठा था कि अचानक एक नौजवान मेरे बराबर में आकर बैठ गया। गर्दन मोड़ कर देखा तो वो एक नौजवान लड़का था। उसने मुझे देखकर कहा कि तुम्हें पहले सिग्नल पर कभी नहीं देखा, तुम कौन हो? मैं घबराए हुए बोला कि मेरा नाम अरिजीत है, यहाँ गजरे बेचने आया हूँ, आज मेरा पहला दिन है। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं, जिगर भाई सब बच्चों को उनका सिग्नल सौंपते हैं और पैसे भी लेते हैं। मैं घबरा गया और पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्या होता है, और कौन जिगर भाई? मैं किसी को नहीं जानता, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। मैं फौरन उसके पास से हटने ही वाला था कि मेरे दाहिने तरफ भी एक और लड़का आकर बैठ गया और बोला, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर काम करना है तो जिगर भाई से मिल लो, तभी यहाँ पर तुम गजरे बेच पाओगे। मैंने रोते हुए कहा, अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी मम्मी मुझे जान से मार देंगी। तुम लोग उसे जानते नहीं हो, वो बहुत ही जालिम है। उसने मेरा पाँव गर्म पानी से जला दिया था। अगर मैं बिना एक भी गजरा बेचे वापस गया तो वो मुझे बहुत तकलीफ देगी। उस लड़के ने कहा कि झूठ मत बोलो, हमारे निज़ाम में ऐसा नहीं चलता, तुम्हारे झूठ का सुनना हमारा काम नहीं है। मैं रोते हुए बोला कि सच कह रहा हूँ, वो मेरे साथ ऐसा ही करती है, क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर एक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, पर आज तुम मुझे गजरे बेचने दो, कल मैं जिगर भाई से मिलकर सब तय कर लूँगा। पैसे जो देने होते हैं वो कैसे होते हैं ये भी बता देंगे। मैंने मासूमियत से कहा, मैं पढ़ता भी हूँ। दोनों ने पूछा, स्कूल जाता है क्या? मैंने ज़ोर से सर हिलाया और बोला, हाँ मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। पापा मेरे लिए पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ। मेरी मम्मी का तो कोई इरादा नहीं था, पर पापा हर रोज़ मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन मुझे स्कूल भेजना पड़ता है। जबकि वो दोनों एक साथ बोले, तुम्हारे पापा कहाँ से पैसे भेजते हैं? अगर तुम्हारे पापा कमा रहे हैं तो फिर तुम्हें क्यों ये सब करना पड़ रहा है? उनकी बात सुनकर मैं कोई जवाब देता, इस पर सिग्नल रुक गया। मैं फौरन अपनी जगह से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उनको देखते हुए बोला, मैं तुम दोनों से सिग्नल रुकने के बाद बात करूंगा, अभी मैं मौका खराब नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर ही मैं खिड़कियों के सामने खड़ा हो गया। आंखों में नमी लिए हुए मैंने कई लोगों से दरख्वास्त की, पर इस बार भी मेरा किसी ने एक गजरा भी नहीं लिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब मैंने पास मौजूद लड़कों की तरफ देखा तो उनके थाल भी वैसे ही थे जैसे मेरा थाल था, यानी किसी ने भी उनसे भी गजरा नहीं खरीदा था। ज़्यादातर लोग दुकानों से खरीदना ही ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि जो लड़के सड़कों पर फूल लेकर घूम रहे होते हैं, या तो अक्सर वो मुरझा जाते हैं या फिर कल परसों के होते हैं। कई लोगों को मैंने यकीन भी दिलाया कि आज मेरा पहला दिन है, मेरा फूल मुरझाया हुआ नहीं है, मैं आज ताज़ा फूल लेकर आया हूँ। पर लोग सिर्फ हाथ में लेकर सूंघते और मुझे वापस कर देते। थक हार कर मैं वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गया, क्योंकि सिग्नल एक बार फिर खुल चुका था। मेरी आंखों में अब आंसू आ गए। रात जैसे जैसे गुजर रही थी, मुझे डर भी लग रहा था। मैं कोई 50 साल का आदमी नहीं था, सिर्फ 10 साल का एक मासूम लड़का था, जिसको अभी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। ऊपर वाले का एहसान था कि उसने मुझे पढ़ने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से बात करने का अंदाज मेरा बहुत अच्छा था। वो दोनों लड़के दोबारा मेरे पास आकर बैठ गए। उन दोनों को देखते ही मुझे घबराहट होने लगी, जबकि एक लड़का मुझे देखते हुए बोला, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पर तुम्हारा एक गजरा भी नहीं बिकेगा, क्योंकि तुम जिगर भाई के आदमी नहीं हो। यहाँ पर उन्हीं लोगों के गजरे बिकते हैं जो जिगर भाई के अंडर काम करते हैं। जबकि मैं फौरन बोला, कौन है ये जिगर भाई और तुम दोनों कौन हो? जबकि वो बोले कि हम उनके ख़ास आदमी हैं। और तुम पूछ रहे थे ना कि पैसे किस बात के होते हैं, तो सुनो, अगर तुमने आज की दिहाड़ी 500 की लगाई है तो तुम आधा पैसा जिगर भाई को दोगे। जबकि मैं फौरन बोला, तो क्या गजरे वो हमें लाकर देते हैं?
उन्होंने सर ना में हिलाया और बोले, बिल्कुल नहीं। वो क्यों देंगे पैसे? तुम कमा रहे हो, वो नहीं। तुम अपना सामान लेकर आओगे, बस हाँ उनसे रोड पूछोगे कि तुम्हें कौन सा मिलेगा, फिर तुम्हारे गजरे भी बिक जाएंगे और हो सकता है तुम्हारी ऊपर की आमदनी भी अच्छी हो जाए, पर उससे पहले तुम्हें जिगर भाई से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। उन लोगों की बात सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जिगर भाई का नाम तो काफी अच्छा था, लेकिन उनके अंदाज मुझे कुछ अजीब ही लग रहे थे। किसी की आधी सैलरी ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ होता है? मैंने सोच लिया था कि मैं उनके साथ डील करूंगा कि आप मुझे 70% दें, मैं आपको सिर्फ 30% दे सकता हूँ। आधा आधा हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारी मेहनत मेरी है। मैं एक पाँव से विकलांग भी हूँ। उसके बावजूद मैं देर रात तक यहीं पर रहूंगा। कम से कम मुझे थोड़ी सहूलत तो चाहिए। सिग्नल जैसे ही खुला, उन दोनों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम अपने आप को थका रहे हो, बेहतर है कि तुम ऐसे ही बैठकर अपने घर चलते जाना और अपनी सौतेली माँ को कह देना कि जिगर भाई से मुलाकात किए बिना तुम एक गजरा भी नहीं बेच सकते। फिलहाल तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो। उन दोनों की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। कहीं न कहीं उनकी बात ठीक थी, पर बिना वजह खुद को थकाकर मैं अपना नुकसान नहीं चाहता था। सुबह मुझे स्कूल भी जाना था, इसलिए मैं एक तरफ बैठा रहा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक से फुटपाथ के करीब एक गाड़ी आकर रुक गई। मैंने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। गाड़ी का शीशा नीचे था, अंदर एक अमीर आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी भी काफ़ी बड़ी लग रही थी। वो मुझे देखकर बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पाँव में परेशानी भी है, फिर भी। मैं फौरन उनकी तरफ लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और सहमी हुई आवाज़ में बोला, घर पैसे लेकर जाने हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो मुझे देखकर बोले, तुम पढ़ते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो अचानक उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अपनी जेब से उन्होंने कुछ 1000 के नोट निकाल कर दिए और मेरी तरफ बढ़ाए। बोले, सब गजरे एक थैली में बांधकर मुझे दे दो और ये पैसे लेकर घर चले जाओ। इतनी रात तक बच्चों का बाहर रहना, और वो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों का बाहर रहना, ठीक नहीं होता। अपना ख्याल रखना। इस आदमी की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे मुझे बैठे बैठे पूरी दुनिया मिल गई हो। मैंने जल्दी जल्दी गजरे एक थैली में बांधकर आदमी की तरफ बढ़ा दिए। वो शीशा नीचे करते हुए मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर पढ़ लिख जाओगे तो मेरी तरह एक बड़ी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद कर सकोगे। अगर पढ़ाई बीच में छोड़ दोगे और गजरे ही बेचते रहोगे। ये कहते ही वो आदमी आगे चला गया। मैं गहरी मुस्कान ले रहा था। ये बात मुझे इस आदमी ने अच्छी तरह बता दी थी कि अगर मैं पढ़ाई कर लूँगा तो मेरी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। बड़े होकर मैं अपने पाँव का इलाज भी करवाऊंगा और अच्छी नौकरी भी करूंगा, अपनी ज़िंदगी को संवारूंगा। दिल में कई सपने थे, पर न जाने क्यों कभी कभी हिम्मत टूट जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये सब सपने धरे के धरे रह जाएंगे। मैं अपना सामान समेटकर निकलने ही वाला था जब वो दोनों लड़के मेरी तरफ भाग कर आए और बोले, कितने पैसे दिए हैं उस आदमी ने तुम्हें? फिर मैंने उन्हें देखकर बोला, तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने कहा, एक औरत की उम्र, एक आदमी की कमाई उससे कभी नहीं पूछनी चाहिए। अभी मैं जिगर भाई के नीचे काम नहीं करता, इसलिए आज की कमाई मेरी अपनी है। कल से मैं उनके अंडर काम करूंगा, फिर जो कमाऊंगा आधा उनका और आधा मेरा। फिलहाल मेरे हाथ छोड़ दो, मैंने गंभीरता से कहा। उनकी नज़रें एक दूसरे पर गईं और फिर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर मैं खामोशी से अपने घर की तरफ चला। सुनसान गलियों से गुजरते हुए मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब क्या कर सकता था जब हालात ऐसे हो गए थे। लंबा सफ़र तय करके मैं घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से उनकी चिल्लाती आवाज़ कानों पर पड़ी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तुम क्या समझते हो, बिना गजरे बेचकर तुम घर आ जाओगे और मैं दरवाज़ा खोल दूंगी? मैं अपनी बात पर पक्का था। अगर तुमने वो अपनी बात पूरी की, उससे पहले मैं बोला कि दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं सारे गजरे बेचकर आया हूँ और गजरे से ज़्यादा आमदनी भी हुई है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला। मेरा हाथ खाली देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। खुशी से बोली कि मुझे यकीन था तुम पर तरस खाकर कोई न कोई मदद ज़रूर करेगा। शुक्र है मेरा नुस्खा काम आया। बिना वजह मेरी बहन मुझे डरा रही थी कि कहीं कोई गाड़ी वाला तुम्हें ठोक कर न चला जाए। ये कहते हुए उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला और 1000 के नोट निकाल लिए। पैसे देखकर उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई और वो मुझे देखते हुए बोली, आज से तुम पक्के खिलाड़ी बन गए हो।
अब से तुम रोज जाओगे और हाँ, कभी कभी रो धोकर पैसे कमा लेना। अगर खाली हाथ वापस आए तो सच बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, आज तो कोई बड़ा आदमी मिल गया था जिसने मदद कर दी, लेकिन बेचने वालों ने बताया है कि कोई जिगर नाम का इंसान है जो बच्चों को अपने यहाँ काम करवाता है, यानी वही मुझे रोड बताएगा जहाँ मुझे गजरे बेचने हैं। फिर जो आमदनी होगी आधे वो रखेगा, बाकी मुझे दी जाएगी। सारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, और अगर जिगर के अलावा मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा तो मेरा गजरा कोई खरीदेगा भी नहीं। इस आदमी का बहुत रुतबा है। मेरी बात सुनकर मेरी सौतेली माँ एकदम बोली, झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, साफ बोलो, तुम सारे पैसे हड़पना चाहते हो। मैंने अभी तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। अगर तुमने मेरा एक पैसा खाने की भी कोशिश की तो ये गजरे मैं तुम्हें लाकर दूंगी, कोई जिगर नहीं। मैं अब खामोश हो गया। बिना वजह उनसे उलझना अपने सिर पर पत्थर मारने के बराबर था। खामोशी से मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर मांग कर खा लूं। कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे के पास मुझे कोई हलचल महसूस हुई। मैं पलटा तो मेरा छोटा भाई दरवाजे के करीब बैठा हुआ अपनी तोतली जुबान में भाई भाई बोलकर मुझे अपने पास बुला रहा था। पर मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उसे उठा लिया और गले लगाया तो वो औरत मुझे मारा करेगी, और इतनी सर्दी में बाहर रहने के बाद मुझ में अब मार खाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लम्हे गुजरे तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। मैं करवट मोड़ चुका था। कुछ देर के बाद मेरे नाम की पुकार आई। मैंने करवट होकर उनकी तरफ देखा। वो बोली कि खाना नहीं खाना, भूखे सोना है, फिर अपने पापा को फ़ोन पर शिकायत करोगे कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें खाना भी नहीं दिया। बहुत बड़े ड्रामेबाज बच्चे हो तुम। मैं फ़ौरन बोला कि आपको ही मेरे खाना खाने से एतराज़ है, इसलिए मैं भूखा सो रहा हूँ। मेरी इतनी बात ही थी कि वो कमरे में दाखिल हुई और मेरा कान मरोड़ते हुए बोली कि एक दिन काम करके मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो। खबरदार, अगर इस घर में रहना है तो सर झुकाकर रहो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। आज तो तुमने मेरे सामने जुबान चला दी है, लेकिन अगर आगे से तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझा? मैंने कुछ नहीं कहा, सर झुका लिया। वो जबरदस्ती मुझे खींचकर बाहर ले गईं। खींचने के कारण मेरे पाँव में चोट भी आई, पर मैंने आंखें बंद करी, दर्द सह लिया। अगर मैं आवाज करता तो लंगड़ा होने का ताना मिलता। मुझे चारपाई पर धकेलते हुए बोली कि खाकर सो, मैं नौकरानी नहीं हूँ जो रोटियां पकाकर रखती हूँ और तुम सोकर मेरी रोटियां खराब कर दो। कोई पेड़ पर पैसे नहीं उग रहे, तुम्हारे पापा मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे सामने खाना रखा, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से निगला, वरना दिल बहुत ज़्यादा उदास था और मन नहीं कर रहा था खाने का। मैं वहीं बरामदे की चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पर मेरी आंख खुल गई और मैं फौरन तैयार होकर अंदर भाग गया। मैं यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आया ही था जब वो मुझे देखकर बोली कि कहाँ की तैयारी हो रही है। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और हैरत से बोला कि मैं यूनिफॉर्म पहन चुका हूँ, यकीनन स्कूल की तैयारी हो रही है। उससे बोलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी मैं और कुछ कहता, इससे पहले ही वो मेरे पास आईं और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, कुछ ज्यादा ही तुम्हारी बिना वजह जुबान चलती है। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी मेरे खिलाफ निकला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी ताकि तुम देख सको कि किस तरह भीख मांगते हैं। अब तुम्हें अपने लंगड़े होने का फायदा उठाना है। उनकी बात सुनकर मैं तड़प कर बोला, आप पागल हो चुकी हैं। मेरे पापा यहाँ नहीं हैं, वो तो लाखों कमाते हैं बाहर काम करके। मैं स्कूल भी जाता हूँ। अगर किसी दोस्त या क्लास फेलो ने मुझे भीख मांगते हुए देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? क्लास में मुझ पर कितना मजाक बनेगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। आप मुझे गजरे बेचने पर मजबूर कर रही हैं, उसके लिए मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। ये कहते कहते मैं रो पड़ा। वो मुझे देखकर बोली, ठीक है, पर रात को गजरे बेचने तुम बिना कोई बहाना बनाए जाओगे, समझ रहे हो बात? लेकिन मैं चुपचाप स्कूल के लिए निकल लिया। पूरा दिन वैसे ही गुजर गया। शाम 6 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और वो अंदर आई। उसने मुझे देखते हुए कहा कि चलो आओ बाहर, थाल मैंने सजा दिया है और जिगर भाई से मुलाकात करो, और आधे पैसे उसको देने की बात मत करना, सिर्फ 30% देना। मुझे पता है कि वो कोई जिगर नाम का आदमी है, उसके ही आदमी यहाँ काम कर सकते हैं। मैं बिना कुछ कहे बाहर चला गया।
बेखबर कि मेरी जिंदगी में तूफान आने वाला है। जैसे ही सड़क पर आया, वो दोनों लड़के आए और बोले कि चलो, तुम्हें जिगर भाई ने बुलाया है। बिना उनकी इजाजत तुम यहाँ गजरे नहीं बेच सकते, वरना पुलिस उठाकर ले जाएगी। मैं हल्का सा सर हिलाकर उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक कारखाने जैसी जगह पर ले आए। वहाँ एक बड़ा आदमी बैठा नोट गिन रहा था। उनके पास कुछ लड़के मेरी उम्र के खड़े थे। वो दोनों मुझे लेकर उस आदमी के पास गए और मुझसे थाल छीनकर सामने मौजूद टेबल पर रख दिया। वो आदमी मुझे देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा और कब से ये काम कर रहे हो? कल तुम्हें हजारों के नोट मिले और तुम सीधे घर चले गए। फिर मैं सर झुकाकर बोला, सर, मेरा नाम अरिजीत है। कल मेरा पहला दिन था। अगर मैं पैसे लेकर अपनी मम्मी को कुछ नहीं देता तो वो मुझे बहुत मारती। मेरा पाँव भी विकलांग है, इसलिए मैं घर चला गया था। वो आदमी बोला, देखो लड़के, अगर तुम 500 कमाओगे तो 250 मुझे देने होंगे। ये यहाँ का उसूल है। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम किस सिग्नल पर जाओगे, वहाँ तुम्हारे सारे गजरे बिक जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं बोला, देखिए भाई, मैं सिर्फ 10 साल का हूँ। मुझे कुछ पैसे अपने लिए भी चाहिए होते हैं। मेरी पढ़ाई है, मैं स्कूल जाता हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। वो मेरी सगी माँ नहीं है। ऊपर वाले के वास्ते मेरे हाल पर रहम करो। मुझे आधे पैसे नहीं चाहिए, आप 30% रख लो। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, देखो भाई, यहाँ काम करना है तो मेरे उसूल मानो, वरना तुम्हें यहाँ एक भी गजरा बेचने नहीं दूंगा। रोड पर आओगे तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी। सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ। यानी तुम मेरे अंडर हो, जिगर के अंडर। तो फिर किसी की भी उंगली तुम्हारी तरफ नहीं उठेगी। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि ठीक है, मंजूर है। मुझे घर के लिए राशन थोड़ी लेना था, इसलिए मैं राजी हो गया। उन्होंने मुझे भेज दिया। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजर रही थी। सारे गजरे तो नहीं, लेकिन आधे गजरे बिक गए और आमदनी 600 बनी, जिसमें से 300 मुझे उस आदमी को देने पड़े। फिर मैं घर आया, माँ के हाथ में पैसे दिए तो वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हें इतनी दूर से गजरे लाकर दे रही हूँ और तुमने इतना बचा लिया। अगर रोज यही हुआ तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगी। मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी। जिसकी माँ नहीं होती उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता कि दूसरी औरत जब जुल्म करे तो कैसा महसूस होता है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मुझे गजरे बेचते हुए 2 हफ्ते बीत गए थे। आज मामले के मुताबिक शाम 6 बजे मैं बाहर आया तो अचानक उन्होंने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही मैं उस पल जमीन पर गिर गया। वो मेरा कान मरोड़ते हुए बोली, अगर सारा सामान बेचे बिना घर लौटे तो मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी। तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ रहे हो? अरे तुम्हारा तो रोज का तमाशा हो गया। आधा सामान बेचकर वापस आ जाते हो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है। तुम्हारे पापा ने ये घर मेरे नाम कर दिया। मैं रोते हुए बोला कि सारा सामान नहीं बिकता, वहाँ मेरे जैसे और भी लड़के होते हैं। पहले दिन किसी अमीर आदमी ने मुझ पर तरस खाकर पैसे दे दिए थे। मम्मी, मैं क्या करूं? वो एक बार फिर मेरा कान मरोड़ते हुए बोली, ये मेरा मसला नहीं है, मुझे तो बस पैसे चाहिए, अब जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर मैंने आंखें पोंछी और थाल उठाकर सड़क की ओर बढ़ा। साथ ही प्रार्थना कर रहा था कि आज सारा सामान बिक जाए, वरना मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। वक्त और भी तेजी से गुजर रहा था। मैं अब हर खिड़की के पास जा रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों मुसीबत आ गई थी कि कोई भी मेरा गजरा नहीं खरीद रहा था। हालांकि मैं जिगर भाई के साथ ही काम कर रहा था और पैसे हमेशा वहीं जाकर उन्हें देने पड़ते थे। मेरी आंखों से अब आंसू बहने लगे। धीरे धीरे गजरे मुरझाने लगे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं समझ गया कि आज घर पर हंगामा तैयार है। वो औरत मुझे घर से निकाल देगी और खाना भी नहीं देगी। पूरा दिन मैं भूखा रहा करता था। रात को ही वो मुझे खाना देती थी। आज मेरे पापा बहुत याद आ रहे थे। दिल कर रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर रो दूं, पर क्या करूं? सब कुछ सहना अब मेरी जिंदगी बन चुका था। सिग्नल रुकते ही मैं फिर खड़ा हुआ और बार बार खिड़कियों पर गजरे देने लगा। किसी ने मेरा गजरा नहीं खरीदा। तभी मुझे अचानक बुखार सा आने लगा और मैं दौड़ता हुआ भाग रहा था। बहुत रोना आ रहा था। थक हार कर मैं फुटपाथ पर बैठ गया। अब मेरा इरादा दूसरे रोड पर जाने का था। कुछ ही देर बाद मेरे कदमों के पास एक गाड़ी अचानक आकर रुकी। मैं फौरन पीछे हटा, वरना वक्त रहते अगर मैं अपने पाँव नहीं हटाता तो शायद गाड़ी का टायर मेरे पाँव पर चढ़ जाता। मैं फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे बाद शीशा नीचे हुआ था। गाड़ी के अंदर वही आदमी मौजूद था जिसने पहले दिन मुझे कई हजार के नोट दिए थे। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
मुझे लगा शायद अब वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। वो मुझे देखते हुए बोला, क्या मेरे साथ चलोगे? इस बेइज्जती भरी जिंदगी से दूर रहोगे। तुम्हें रोज इस हालत में बैठना नहीं पड़ेगा, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करोगे और एक सुकून भरी जिंदगी जियोगे। बोलो मंजूर है। मैं कुछ लम्हे चुप रहा और फिर पूछा कि आप कौन हैं और मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई भी है। वो एकदम बोला, अगर तुम्हारी फैमिली में ये सब है तो फिर तुम काम क्यों करते हो? विकलांग होने के बावजूद तुम्हें ये लोग काम के लिए भेजते हैं। मैं फौरन बोला कि मेरा भाई छोटा है, पापा बाहर काम करने गए हुए हैं। उस आदमी ने सर हिलाया और अपनी गाड़ी से बाहर उतरकर बोला, तुम्हारे पास ये एक हसीन मौका है। अगर चाहते हो कि ये मौका तुम्हें मिल जाए तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सुकून भरी जिंदगी दूंगा। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता। मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ। तुम्हें खिड़कियों के सामने खड़ा हुआ देखकर कई बार दिल करता है कि पैसे दे दूं, पर हर बार दे नहीं पाता। मेरे पास एक एनजीओ है जहां तुम जैसे कई बच्चे हैं जिन्हें हमारी सरकार कुछ मदद भी देती है, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने का भी इंतज़ाम मिलता है। अब ये तुम पर है कि तुम चलोगी या नहीं। मैंने उनके शब्दों पर कई तरह के सोच विचार किए, पर मैं हालात से इतना थक चुका था कि आखिरकार मान गया। घर पर तो मेरी माँ मुझे मारती रहती थी और रात को खाना भी बहुत मुश्किल से दे ही देती थी। इसीलिए मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि मेरा सब्र टूटने ना पाए। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी बुरा मत करना। कहते हैं ना, जिनके दिल साफ होते हैं ऊपर वाला उनके साथ अच्छा करते हैं। वो भला आदमी मुझे लेकर उन एनजीओ पर आया था जहां और भी बच्चे थे। बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटी सी संस्था थी। वहीं के हेड कपिल साहब बहुत भले आदमी निकले। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ आए। उस आदमी का शुक्रिया किया। उस आदमी ने उन्हें मेरी हालत बता दी थी कि मेरे पापा जिंदा हैं और बाहर काम करते हैं। कपिल साहब ने कहा कि जब तक उसके पापा नहीं आते तब तक ये वहीं रहेगा, और जब वो आदमी आ जाएगा तब हम मिलकर बात कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरने लगी। मेरी अच्छी तरह केयर की गई और मेरा पाँव ठीक होने लगा। मेरा ऑपरेशन हुआ और टूटी हड्डियों की सर्जरी करवाकर मेरा पाँव सीधा कर दिया गया। मैं जो पहले लंगड़ाकर चलता था अब अपने पैरों पर चलने लगा। मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। पापा एक बार आए थे, उन्होंने माफ़ी मांगी और मेरे साथ शहर छोड़कर चलने का ऑफर रखा था, पर मैंने मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे हिस्से का पैसा भेज दिया करें। मैं आपके घर पर नहीं रहूँगा। मेरी बात पर वो काफ़ी नाराज़ हुए, पर जब मैं नहीं माना तो उन्होंने यही कहा कि अब मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरा खर्चा मेरे पापा ही उठाते हैं, पर मैं यहाँ बहुत तसल्ली से हूँ। जिंदगी हर इंसान को एक मौका ज़रूर देती है। कुछ लोग उस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ डर कर एक कदम पीछे हट जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि उन सब चीज़ों में ऊपर वाले की कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सुबह उठकर जब मैं खुद को शीशे में देखता तो मुझे वही चेहरा नजर आता। फर्क बस इतना था कि अब बस चेहरे पर मजबूरी नहीं, सुकून था। पाँव ठीक हो जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा जीने का एक मौका दिया है। कपिल साहब रोज सुबह बच्चों से बातें करते थे, कभी हमारी कॉपियां देखते तो कभी हमें कहानियां सुनाते कि मेहनत और सच्चाई वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। उनकी बातें मेरे दिल में उतर जाती थी और मैं हर दिन कुछ नया करने का इरादा लेकर उठता। एक दिन दोपहर के वक्त में लाइब्रेरी में बैठा था, तभी वही आदमी अंदर आया जिसने मुझे पहली बार गाड़ी में बिठाया था। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। मुझे देखते ही मुस्कुराया और बोला, कैसे हो अरिजीत? मैं फौरन खड़ा हो गया और बोला कि अच्छा हूँ सर, अब दर्द नहीं होता और मैं दौड़ भी सकता हूँ। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने कहा, बस यही तो देखना था मुझे, तुम्हारे कदम अब रुकने नहीं चाहिए। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, मुझसे बातें करता रहा, फिर जाते जाते बोला कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगले महीने यहाँ से 10 बच्चों को एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने वाली है और तुम्हारा नाम उनमें शामिल है। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे होठों से बस इतना निकला, सच में? उसने सर हिलाया और कहा कि तुमने साबित किया है कि इंसान की तकदीर उसके हालात नहीं, उसका यकीन तय करता है। उस रात में बहुत देर तक नहीं सो पाया। पुराने दिन आंखों के सामने घूमते रहे। जब मैं सड़क पर गजरे बेचता था, जब वो औरत मुझे मारती थी, जब भूख से सर चकरा जाता था, और अब देखो
उसी मैं के पास किताबें हैं, अपने पैर हैं और सपने भी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, साल बीतते गए, मैं पढ़ाई में मेहनत करता गया और हर क्लास में अच्छे नंबर लाता गया। कपिल साहब हमेशा कहते थे कि अरिजीत, एक दिन तुम उन बच्चों के लिए उम्मीद बनोगे जो आज भी सड़कों पर बैठे हैं। और सच कहूँ तो अब वही मेरा सपना बन गया था। मैंने ठान लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक ऐसा ही एनजीओ खोलूंगा, उन बच्चों के लिए जिन्हें जिंदगी ने ठुकराया है लेकिन जिनमें जीने की हिम्मत अब भी बाकी है। हर रात में ऊपर वाले से बस एक ही चीज मांगता था कि मुझे कभी इतना मत देना कि मैं दूसरों का दर्द भूल जाऊं। वक्त की रफ्तार ने जैसे पंख लगा लिए थे। अब मैं 12वीं क्लास में था। पढ़ाई में अव्वल आने के बाद मुझे कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल गई थी और एनजीओ ने मुझे आगे की पढ़ाई में भी साथ दिया। अब मैं खुद छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा था जो नए आए थे, और जब मैं उनकी आंखों में डर और भूख देखता तो मुझे अपना गुजरा कल याद आ जाता। मैं हमेशा उन्हें यही कहता कि जिंदगी किसी के साथ हमेशा बुरा नहीं करती, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। धीरे धीरे मैं उस छोटे से एनजीओ का हिस्सा नहीं बल्कि उसका एक अहम किरदार बन गया था। बच्चे मुझे एक भैया कहते और कपिल साहब कहते कि तुम हमारे लिए बेटा नहीं, अब उम्मीद हो। अब जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। मैं कॉलेज का टॉपर बन चुका था। अखबारों में मेरा नाम छपने लगा। हर जगह मेरे इंटरव्यू लिए जाते। लोग मुझे मिसाल की तरह पेश करते कि कैसे एक लंगड़ा लड़का अब अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। एनजीओ अब छोटा नहीं रहा था, शहर का नामी एनजीओ बन गया था। मेरे साथ कई और लोग जुड़ गए थे जो मेरे जैसे हालात से गुजरे थे। सब मिलकर बच्चों को पढ़ाते और सड़कों से उठाकर उनकी दुनिया बदलते थे। मैं अब वक्त का सबसे बिजी इंसान बन चुका था, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाया था। कपिल साहब अब उम्र दराज हो गए थे, इसलिए एनजीओ की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं बच्चों की पढ़ाई संभालता, कागजात का काम करता और कई बार फील्ड की मीटिंग में भी जाता। ऐसे ही एक दिन हमारी एनजीओ को एक नई डिजाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए किसी आर्ट कॉलेज की मदद चाहिए थी। मैं वहां गया तो सामने एक लड़की थी जिसने पेंटिंग बोर्ड पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें इतनी साफ थी कि कुछ पल में खुद को देखता रह गया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने मुझे देखा और बोली, आप ही हैं ना अरिजीत, जिसने अपने पैरों से तकदीर बदल दी। मैं हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन असल में तकदीर तो ऊपर वाला बदलता है, हम तो बस कोशिश करते हैं। उसने झट से जवाब दिया, अगर कोशिश में सच्चाई हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। उस दिन से हमारी मुलाकातें बढ़ती चली गईं, कभी एनजीओ में तो कभी कॉलेज में। जानवी आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसका शौक था बच्चों की दुनिया में रंग भरना, और मेरी दुनिया बुनी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी तो जैसे वो मेरे अधूरे हिस्से को पूरा करने लगी थी। जब भी वो बच्चों को पेंटिंग सिखाती तो पूरा कमरा मुस्कुराने लगता, और जब वो हंसती तो लगता सारी तकलीफें कहीं पीछे छूट गई हैं। मैं कई बार खुद से कहता कि शायद ऊपर वाले ने जानवी को मेरे जख्मों का मरहम बनाकर भेजा है। वक्त गुजरता गया और अब मैं जानवी से मिलने का बहाना ढूंढने लगा था। वो हर दिन मेरी जिंदगी में थोड़ी और उतरती जा रही थी। उसका सादगी भरा अंदाज और दिल की सफाई मुझे अपनी पुरानी तकलीफों से बाहर खींच लाती। मुझे अब एहसास हो गया था कि जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं देती, अगर सब्र हो तो सुकून भी देती है। मैं अब हर शाम एनजीओ की छत पर बच्चों के साथ बैठा करता। वहीं जानवी भी आती और हम देर तक बातें करते। एक दिन उसने कहा कि अरिजीत, तुम जानते हो, तुम पर फिल्म बननी चाहिए। मैं हंस पड़ा और बोला, फिल्म नहीं जानवी, बस एक सबक बनना चाहता हूँ कि कोई बच्चा खुद को बेबस न समझे। जानवी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम खुद नहीं जानते अरिजीत, तुम बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। उस रात में बहुत देर तक सोचता रहा कि जब किसी का दिल साफ हो तो ऊपर वाला कैसे उसके रास्ते में किसी जानवी को भेज देता है जो उसके हर जख्म को रंगों से भर देती है। वक्त धीरे धीरे और करीब लाता जा रहा था। अब जानवी सिर्फ एनजीओ की पार्टनर नहीं रही बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। जो अब आती तो पूरा माहौल बदल जाता। बच्चे उसके आसपास घूमने लगते और मैं बस चुपचाप देखता रहता। उसकी मौजूदगी में जैसे हवा भी मुस्कुराने लगती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार वो बात अधूरी रह जाती। एक दिन शाम को एनजीओ में लाइट चली गई थी। सब बच्चे अपने कमरे में चले गए थे और मैं छत पर बैठा आसमान देख रहा था। जानवी भी वहां पर आ गई। हाथ में 2 कप चाय थी। उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, तुम बहुत बदल गए हो अरिजीत,
लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं पाई कि तुम्हारी आंखों में हमेशा इतना दर्द क्यों रहता है। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। वो पास आई और बोली, मुझे बताओ ना, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम कभी किसी के सामने मुस्कुराकर भी पूरी तरह खुश नहीं होते। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला कि जानवी, तुम सच जानना चाहती हो? उसने सर हिलाया और बोली कि हाँ अरिजीत, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं सुनना चाहती, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। मैंने गहरी सांस ली और सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे मेरे बचपन में मेरी माँ ने मुझे काम पर भेजा था, कैसे मैं लंगड़ा होकर सड़कों पर गजरे बेचता था, कैसे लोग मुझे देखकर दया दिखाते थे, लेकिन किसी ने मेरे अंदर झांक कर नहीं देखा। मैंने बताया कैसे वो औरत रोज मुझे मारती थी और भूखा रखती थी, और कैसे एक दिन एक अजनबी ने मुझे उस नरक से निकालकर एनजीओ पहुंचाया जहां मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बोलता गया और जानवी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब मैंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तब वो धीरे से बोली, अरिजीत, तुम सच में ऊपर वाले के पसंदीदा हो, वरना इतनी बड़ी मुश्किलें देखकर कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं बन सकता। मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, जानवी, जब तक दिल में यकीन जिंदा हो तब तक कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वो मेरे पास आई और बोली, तुम अब अकेले नहीं हो अरिजीत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे सारे दर्द मिटा दे। मैं उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस पल मुझे लगा कि शायद यही वो सुकून है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, जानवी, तुम्हारे जैसे लोग किसी की जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं और जब आते हैं तो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर अब कुछ मत बदलने देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूँ। जिंदगी अब अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं और जानवी अब हर काम साथ करते थे। एनजीओ में बच्चों की हंसी गूंजती और हमारी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन शहर के बड़े फंडर ने एनजीओ में विजिट करने का कहा था, इसलिए हम दोनों पूरे दिन तैयारियों में लगे रहे थे। शाम को जब सब कुछ सेट हो गया तो गेट के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक औरत उतरी। चेहरे पर नकाब था, लेकिन आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे वक्त ने उन्हें पहचानना सिखा दिया हो। वो अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं कुछ पल के लिए जम गया। मेरा दिल धड़क उठा। वो वही थी, मेरी सौतेली माँ, वही औरत जिसने मुझे सड़कों पर भेजा था, जिसने मुझे भूखा रखा था, जिसने मेरे पाँव को मेरी मजबूरी बना दिया था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अरिजीत हो ना? मैं हक्का बक्का रह गया, बस उसे देखता रहा। मेरे होठ सूख गए थे। उसने धीरे से कहा कि मैं बहुत पछता रही हूँ बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जानवी उस वक्त वहीं पास खड़ी थी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर उस औरत की तरफ बढ़ी। बोली, आप वही हैं जिन्होंने एक बच्चे को लंगड़ा करके सड़कों पर भेजा था, जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी। आज आप पछता रही हैं तो अच्छा है, लेकिन क्या कभी सोचा था उस वक्त जब वो भूखा था, वो रो रहा था, जब उसे कोई अपना चाहिए था? जानवी की आंखों में अब आग थी। वो उसके करीब जाकर बोली, अगर उस दिन वो हार मान लेता तो आज सैकड़ों बच्चों की जिंदगी नहीं बदलती। अरिजीत ने अपना दर्द ताकत बना लिया, लेकिन क्या हर बच्चा ऐसा कर पाता? वो औरत रोने लगी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा, मुझसे गलती हुई, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे माफ कर दो अरिजीत। मैं कुछ पल खामोश रहा। मेरा दिल जैसे पत्थर बन गया था। बचपन की सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि मैं आपको नफरत से नहीं देखता, क्योंकि अगर आपने मुझे दर्द नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी दूसरों का दर्द समझना नहीं सीखता। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप ऊपर वाले से माफी मांगिए, वो ज्यादा बड़ा है। जानवी ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर गर्व था। वो मुस्कुराई और बोली, यही फर्क है अच्छे इंसान और बुरे वक्त में। अरिजीत, तुमने खुद को माफ करके खुद को आजाद कर लिया। वो औरत रोती रही और धीरे धीरे वहां से चली गई, जबकि मैं आसमान की तरफ देखकर बोला कि शायद ऊपर वाले ने अब मेरा आखिरी इम्तिहान भी ले लिया। जानवी ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि अब सब खत्म हो गया अरिजीत, अब सिर्फ सुकून है और एक नई शुरुआत है। मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ जानवी, अब मेरी कहानी दर्द की नहीं, उम्मीद की है। और हम दोनों बच्चों के बीच चले गए, जहां अब हंसी की आवाजें फिर से गूंज रही थी। दिन और अब भी खूबसूरत होने लगे थे। एनजीओ बच्चों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी और सुकून का माहौल था। मैं और जानवी हर काम साथ में करते थे।
वो जब बच्चों को रंग करना सिखाती तो मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहता। वक्त ने जैसे हमारी दोस्ती को धीरे धीरे मोहब्बत में बदल दिया था, पर मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था। मैं डरता था कि कहीं मेरी बात से वो दूर न हो जाए, मगर ऊपर वाला जब किसी को जोड़ देता है तो फिर वो जुदा नहीं होते। एक शाम एनजीओ की छत पर हम दोनों अकेले बैठे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का सा लाल रंग फैल गया था। जानवी ने पूछा कि आज इतने खामोश क्यों हो अरिजीत। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि जानवी, मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी दर्द भी किस कदर खूबसूरत अंत लाता है। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने धीरे से कहा कि मतलब ये कि अगर मैं उन दर्दों से ना गुजरा होता तो शायद तुमसे कभी नहीं मिलता। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तो अब क्या सोच लिया है अरिजीत? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि सोच लिया है जानवी कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए, और वो सुकून तुम हो। मैं उठकर उसके सामने खड़ा हो गया, जेब से एक छोटा सा रिंग का बॉक्स निकाला और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, जानवी, मेरी जिंदगी का हर अंधेरा तुमने रोशनी में बदला है। क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना बनकर रहना चाहोगी? जानवी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और बोली कि हाँ अरिजीत, मैं तुम्हारी जिंदगी का हर रंग बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर सुकून, हर तकलीफ में रहना चाहती हूँ। उस पल पूरे आसमान के नीचे जैसे ऊपर वाला भी मुस्कुरा रहा था। बच्चों ने जब ये खबर सुनी तो सब उछल पड़े। कपिल साहब ने कहा कि आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। शादी का दिन बहुत सादा मगर बहुत खूबसूरत था। एनजीओ को फूलों से सजाया गया था। बच्चे खुद फूलों की मालाएं बना रहे थे। जानवी ने सादा सा जोड़ा पहना हुआ था और मैं हल्के क्रीम कलर के कुर्ते में था। जब उसने मुझे शादी के वक्त देखा, आंखों में गहरी चमक थी। मेरी आंखों में वही सारे पल घूम गए जब मैंने ऊपर वाले से सिर्फ एक सुकून की प्रार्थना मांगी थी, और आज वो पूरी हो गई थी। शादी के बाद भी हमने एनजीओ को ही अपना घर बनाया। बच्चों के साथ रहना ही अब हमारी जिंदगी बन गया था। जानवी हर बच्चे को अपना बच्चा मानती और मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्र अदा करता था कि उसने मेरी जिंदगी को जानवी जैसी रूह से जोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और हम दोनों मिलकर एनजीओ को देश के कई हिस्सों में फैलाने लगे। अब सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे जो कभी सड़कों पर थे, और मैं हर दिन यही सोचता था कि जब ऊपर वाला किसी से कुछ छीनता है तो किसी न किसी रूप में उससे कहीं ज्यादा लौटा भी देता है। जानवी और मैं अब सिर्फ एक जोड़ा नहीं थे, बल्कि उम्मीद का नाम बन चुके थे। हमारी कहानी अब उन बच्चों के दिलों में दर्ज थी जिनकी जिंदगी अब सुकून से भरी थी। मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी कहानी से ये समझे कि मुश्किलें इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसे मजबूत बनाने का तरीका है। मैं बचपन में लंगड़ा था। मैंने सड़क पर गजरे बेचे, भूखा रहा, मार खाया, और कई बार लगा कि शायद ज़िंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन सच यही है कि जब तक दिल में उम्मीद और ऊपर वाले पर यकीन है, तब तक कोई अंधेरा ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैंने देखा कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, उसके जज्बे में होती है। मैंने जाना कि प्यार और सच्चाई की ताकत सबसे बड़े दर्द को भी सहलाती है। जिंदगी हमें बहुत मौके देती है, लेकिन उस मौके को पहचानने और उस पर भरोसा करने का साहस हम में होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी पाया है वो सिर्फ मेरी मेहनत और भरोसे की वजह से है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो आज सड़क पर है, भूख से लड़ रहा है या किसी और दर्द से जूझ रहा है, वो ये समझे कि उसकी काबिलियत कभी कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग किसी बच्चे को उसके हालात से परखने की गलती ना करें। हर बच्चा किसी न किसी रूप में चमक सकता है, बस उसे मौका और सही रास्ते की ज़रूरत होती है। मेरी कहानी यही सिखाती है कि जब आप अपने दिल और दिमाग से सही फैसले लेते हैं और मेहनत करते हैं, तो कोई भी अंधेरा आपकी रोशनी को दबा नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया में बहुत दर्द है। बहुत लोग गलत रास्तों पर जाते हैं क्योंकि कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम मिलकर उन्हें संभालें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं, तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। और यही मेरा मकसद है। मैं जानवी और अपने एनजीओ के बच्चों के साथ यही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान समझे कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी के साथ भी बुरा मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे बांटो, ताकि कोई भूखा न रहे, कोई अकेला न महसूस करे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि कभी हार मत मानो, कभी अपने आप पर यकीन मत खो, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है। बस हमें अपने दिल और इरादे से उसका स्वागत करना होता है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ अपनी मेहनत और भरोसे की वजह से, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है।
हर इंसान की जिंदगी में रोशनी है, बस उसे पहचानना और उसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक और यही मैसेज मैं हर किसी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो इंसान अपने दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाता है, वही असली जीत हासिल करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।